नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। इस वक्त उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का खूब जोर शोर है। संख्या इतनी ज्यादा हो गई है यात्रियों की कि प्रशासन जो है वो भी बड़ा परेशान है, जिसको लेकर जो अब पंजीकरण है उसको रोक दिया गया है। इसी पर आज हम बात करेंगे। चारधाम आस्था पर विराम। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा कोरोना काल के बाद 3 मई को विधि विधान के साथ शुरू हुई। चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ ही देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर दर्शन के लिए उत्तराखंड का रुख करने लगे और दिन ब दिन ये संख्या बढ़ती गई। लेकिन बढ़ती संख्या ने शासन प्रशासन के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। यात्रा के दौरान अब तक दर्जनों लोग ना अपनी जान गंवा चुके हैं, बल्कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा यात्रा का पंजीकरण 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन पंजीकरण बंद होने के कारण दूर दराज से आए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई से खुलने जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं सरकार के सामने और चुनौती बढ़ने की आशंका है। उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। चारधाम यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ शासन और प्रशासन के सामने भी चुनौती बनी हुई है। चारधाम यात्रा के लिए देश विदेश से उमड़ रही यात्रियों की भीड़ के कारण सरकार के द्वारा पंजीकरण 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। पंजीकरण होने के साथ ही अलग अलग राज्यों से हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल सरकार के सामने चारधाम यात्रा में बढ़ती भीड़ चुनौती बनी हुई है। तो चारधाम यात्रा के साथ साथ अब सरकार के सामने एक और चुनौती बाहें फैलाए खड़ी है। 22 मई को सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुलने जा रहे हैं। हेमकुंड साहिब के लिए लाखों की संख्या में सिख श्रद्धालु यात्रा करते हैं, जो कि शासन और प्रशासन के सामने चारधाम यात्रा के साथ हेमकुंड साहिब यात्रा की भी चुनौती है। हालांकि चारधाम यात्रा में बढ़ती भीड़ को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सरकार के सभी नाउमुंदे श्रद्धालुओं से रुक कर यात्रा करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। साथ ही चारधाम यात्रा में पूरी तैयारी होने का भी दावा कर रहे हैं। देखिए, कारण क्या है वो आपको पता ही है कि शरीर पर जब एक्सर्ट होता है, ब्लड प्रेशर किसी का हाई होता है, वो बातों को डिस्क्लोज नहीं करता है कि साहब मैं यात्रा करने के लिए मैं स्वस्थ हूं, मैं जा सकता हूं। इस प्रकार से जब आदमी रिस्क लेता है तो कुछ दुष्परिणाम उसके सामने आते हैं। हमने सभी से आग्रह किया है कि आप सुरक्षित यात्रा कीजिए, स्वस्थ यात्रा कीजिए। अपने को जगह जगह डॉक्टर्स हमारे तैनात हैं, वहां पर परीक्षण कराइए। और कोई शिकायत हमारे पास आती है, कोई आदमी एक्सटॉर्शन कर रहा है, हेलीकॉप्टर में ज्यादा पैसा ले रहा है, फॉल्स बुकिंग कर रहा है, तो आप उसकी रिपोर्ट लॉन्च कराइए। मैंने सारे डीएमओ को सख्त आदेश दे दिया है कि तत्काल कार्रवाई करें और सख्ती बरतें, ये हमने कह दिया है। इसके साथ साथ रेड लिस्ट भी टंग रही है, तो मैं सभी से आग्रह करूंगा, कोऑपरेट करिए। निश्चित रूप में नीचे मैदानी इलाके में बहुत ज्यादा गर्मी है और पहाड़ की तरफ लोगों ने रुख किया है। हमारा रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा हुआ है, परंतु रजिस्ट्रेशन होने के साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके मुताबिक ही हम लोगों को जाने दें। जिस प्रकार से तैयारियों के साथ यात्रा प्रारंभ की गई, उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। ये अलग विषय है कि श्रद्धालु हमारी अपेक्षा से भी अधिक आ गए हैं और इस कारण से कुछ यात्रा सीमित करनी पड़ रही है। यात्रियों से निवेदन करना पड़ रहा है कि बिना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराए, बिना अपना हेल्थ चेकअप कराए और बिना जो सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश हैं उनको पालन करे, अपनी यात्रा प्रारंभ न करें। चारधाम यात्रा पर अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं का कहना है कि पंजीकरण बंद होने से उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे लिए सुविधा मुहैया कराएं। पंजीयन नहीं हो रहा है,
4 दिन बाद गए। क्या बोल रहे हैं ये लोग? 4 दिन बाद रजिस्ट्रेशन होगा। आप कब से आ रखे हैं यहाँ पे? 5 दिन हो गए, क्या करें। हम राजस्थान से आ रहे हैं, तो हमको 2 तारीख को मैंने एडवांस बुकिंग की थी। ठीक है, तो हम लोग का 35 लोग का ग्रुप है, साथ में बुजुर्ग लोग भी हैं, बच्चे लोग भी हैं। कितने बुजुर्ग हैं? बुजुर्ग लोग कम से कम 40 लोग का, अपना 28 से 29 लोग बुजुर्ग हैं, बाकी 2-3 बच्चे लोग हैं। तो सब लोग अभी होटल में हम लोग कल आए थे, होटल का चेकआउट भी हो गया, अब सब लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो इनकी जिम्मेदारी होती थी कि भाई हमको बस इशू करे। हम आरटीओ साहब से भी मिले, तो उन्होंने भी बोला कि हमारे पास गाड़ी नहीं है। वहीं विपक्ष ने सरकार पर आधी अधूरी तैयारियों के साथ 4 धाम यात्रा शुरू करने के आरोप लगाए हैं। विपक्ष का कहना है कि 4 धाम यात्रा में सरकार की नाकामियों का जीता जागता सबूत सबके सामने है। 4 धाम यात्रा में आए लोगों को सहूलियत देने के बजाय उनको और परेशानी में डाला जा रहा है। देखिए, सरकार के इंतजामों का ये पोल खुल गई कि सरकार कितनी संजीदगी है, कितनी संवेदनशील है 4 धाम यात्रा के पक्ष में। इससे लग गया कि आप व्यवस्था तो नहीं कर पाए तो आप स्रोत बंद कर दो। अरे आपका काम था व्यवस्था देना, यात्रियों को और सुविधा देना, तो आपने यात्रियों को सुविधा देने के बजाय आपने उनको आने का रास्ता ही बंद कर दिया। तो ये कौन सी तैयारी हुई भाई कि यात्री जाएगा नहीं, अव्यवस्था होगी नहीं। तो आपकी तैयारियों की नाकामी का सीधा सीधा इन्होंने अपना बता दिया कि हम विफल हैं, हमारी सरकार 4 धाम यात्रा को चलाने में सफल नहीं है। मुझे ताजुब होता है, एक आदमी अपना 4 धाम यात्रा का 12 से 14 दिन का बजट लेकर के जब घर से चलता है और उसको एक स्थान पर 6 या 7 दिन का अतिरिक्त पड़ाव करना पड़े तो उसकी हालत घर से बाहर क्या होगी। ऐसे में न वो घर जाने लायक रहता है, न 4 धाम में उन पवित्र धामों के दर्शन कर पाता है। हरिद्वार में काउंटर बुक होने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि साहब हम तब जाएंगे कि जब हम 4 धाम का हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी जिनके पास लिमिटेड छुट्टियां हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सीमित संसाधन है। तो ये सब सरकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत का परिणाम है। 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मंदिर दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही। सभी धामों के पंजीकरण के स्लॉट फुल होने के चलते सरकार ने 1 हफ्ते के लिए पंजीकरण बंद कर दिए हैं, जिससे दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस स्थिति कैसे निपटेगी और किस तरह से श्रद्धालुओं को राहत पहुंचाने का काम करेगी। तो लोगों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि रजिस्ट्रेशन को सरकार को बंद करना पड़ा है। सरकार नहीं चाहती कि अगर और ज्यादा संख्या हो तो ऐसा ना हो कि जो व्यवस्था है वो और ज्यादा खराब हो जाए, इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। हालांकि जो विरोधी पक्ष हैं, विपक्षी पार्टियां, उनका कहना है कि सरकार को पहले से तैयारी रखनी चाहिए थी कि ऐसा ना हो, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं वो एक टाइम पीरियड बनाकर घर से निकलते हैं कि हम इतने समय बाद वापस घर पहुंच जाएंगे। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो हरिद्वार में हैं, ऋषिकेश में हैं, वो आगे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, वो वहीं रुके हुए हैं। तो उनके लिए एक अच्छी खबर नहीं है जो वहां पहुंच चुके हैं और रजिस्ट्रेशन उनके नहीं हो पा रहे हैं। ये तो ठीक है, लेकिन ये कह देना कि सरकार फेल हो गई, क्योंकि सरकार ने भी नहीं सोचा था जिस तरह से संख्या बढ़ती जा रही है। बीच में कोरोना काल की वजह से 4 धाम यात्रा नहीं हो पाई थी और इस बार सरकार ने पहले भी कहा था इस बार बहुत ज्यादा संख्या में लोग आएंगे, और वैसा हम देख पा रहे रिकॉर्ड, अब तक एक रिकॉर्ड संख्या जो है वो पार कर चुकी है। जो तीर्थयात्री लगातार 4 धाम यात्रा करने पहुंच रहे हैं, और जो हेमकुंड साहिब है उसकी जो कपाट है वो 22 मई को खुलने वाले हैं। उसको देखते हुए जो पंजाब, दिल्ली से जो लोग पहुंचते हैं, जो सिख धर्म के अनुयायी हैं, उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो इन सबको देखते हुए जो स्लॉट फुल हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन सरकार की तरफ से बंद कर दिए गए ताकि यात्रा में ऐसी अव्यवस्था ना हो जिसका खामियाजा तीर्थयात्रियों को उठाना पड़े। तो सरकार ने अपने हिसाब से ये फैसला लिया, लेकिन इस फैसले को लेकर अलग अलग राय लोगों की, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले आपका उनसे
तारुफ करा देते हैं। सतवीर चौहान है, भाजपा प्रवक्ता हैं। सतवीर जी, स्वागत है आपका। इसके अलावा अमरजीत सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरजीत जी, आपका भी स्वागत है। डीके पॉल हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डीके पॉल जी, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा कमलकांत यूकेडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलकांत जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। कुलदीप जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ राजेश सेमवाल पुरोहित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत चर्चा में। शुरुआत सतवीर चौहान जी आप ही से करेंगे। अचानक से जो रजिस्ट्रेशन है उनको रोक दिया जाना कैसे देखते हैं? जो तीर्थयात्री उनको सुरक्षा दी जाए, अव्यवस्था ना हो, इस दिशा में कदम माना जाए। वो सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम इसके लिए तैयार नहीं है। तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। सतवीर जी, आपका क्या पक्ष है? पहले तो मैं आपके दर्शकों का अभिनंदन करता हूं जो बेसब्री से आपके इस डिबेट का इंतजार करते हैं और चार धाम से जुड़ी यात्रा पे आपने डिबेट रखी है, तो आप एक सूचना का माध्यम बनेंगे। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, ये हमारी कामयाबी है और ये हमारा सिस्टम की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस प्रकार के आज रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं कि आज किसी ने ये नहीं सोचा था कि कोविड का काल, एक लोग मान के चल रहे हैं कि लोगों का ये आस्था थी कि 2 साल से नहीं आ पाए। अगर आप 2 साल को ये भी लगा लें, उसके बाद भी जिस प्रकार से संख्या आ रही है उसका मात्र एक कारण है, जिस प्रकार से हमने चार धाम यात्रा के लिए जिस प्रकार ऑल वेदर रोड बनाई है, जगह जगह लोगों को वहां पर व्यापार करने का जो नया साधन उपलब्ध हुआ है। अभी मैं ऊखी मठ से होके आया हूं, मैं काली मठ से होके आया हूं, मैं इधर उसके बाद में ग्वालदम गया हूं, आगे मतलब काफी आगे तक गया हूं। कि इतनी शानदार यात्रा चल रही है, जगह जगह पे पुलिस है, जगह जगह पे डॉक्टर है, जगह जगह पे आईटीबीपी, किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। रोजगार से संबंधित लोगों ने अपने होटल खोले हैं, ढाबे खोले हैं, रेस्टोरेंट खोले हैं, किसी ने दूसरी तरह की दुकानें खोली है। हर एक जगह आप देख सकते हो कि वहां उत्तराखंड का निवासी अपने रोजगार सृजन का एक कार्य कर रहा है और ये हमारे सिस्टम की उपलब्धि है। हम कहते थे कि पलायन को कैसे रोका जाए, यह एक उत्तम उदाहरण 3 जिले आपके लिए बन सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरे जिलों में भी वहां पर पर्यटन के अनेक ऐसे स्थल है जहां पर कि उत्तराखंड का राजस्व एकत्रित हो सकता है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जो पंजीकरण से आपने लेके बात करी है, ये हमारी हर धाम की एक कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी के अनुसार हमने पंजीकरण ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी किया और प्रत्येक नागरिक का हमने ये पंजीकरण कराया है कि जिससे अगर कोई अव्यवस्था फैलती है या कोई जिस तरह के अगर कोई हमने जो 2013 की आपदा आई थी उससे सीखा कि अगर कोई किसी तरह के अगर कोई गुम हो जाता है, जिस प्रकार आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले कुछ रास्ते भटक गए थे, उनको किस प्रकार से पुलिस ने सर्च किया और उनको केवल इसी माध्यम से कि वो कहां पर है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, चाहे आप वैष्णो देवी ले लीजिए, चाहे अमरनाथ ले लीजिए, वहां भी एक कैपेसिटी होती है, वहां भी पंजीकरण होता है। सब स्थलों की अपनी कैपेसिटी है। आज ये देखिए कि जहां उसकी कैपेसिटी है उससे भी ज्यादा यात्री जा रहा है। और मैं जो यात्री आ रहे हैं, चाहे देश से आ रहे हो चाहे विदेश से आ रहे हो, मैं उन सभी की आस्थाओं का सरकार की तरफ से प्रणाम करता हूं कि उनके उत्तराखंड के प्रति तो आस्था ही है, इन 4 धामों के प्रति भी जो आस्था है और यहाँ के पर्यटन को देखने की और अतिथि देवो भव की जो उनकी यहाँ की जो उत्तराखंड का सदैव से एक विचार रहा है, उसका वो यहाँ पर उसका दर्शन करने आ रहे हैं। और आने वाले समय आप दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अभी तक की यात्रा में इस तरह के सुखद परिणाम हुए, इतने यात्री है, कहीं भी कोई व्यक्ति ना भूख से मरा है, ना कोई ठंड से मरा है, ना कोई अभी तक कोई ऐसी भगदड़ हुई है। और सभी ठीक है, जवाब ले लेते हैं। और भी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, अमरजीत जी के पास आएंगे। अमरजीत जी, जैसा कि सतवीर जी का कहना है कि अनहोनी ना हो, लोग सुरक्षित रहें, जान जोखिम में न जाए, इसलिए फैसला लिया गया है, क्या कहेंगे अमरजीत जी? शैलेंद्र जी, मुझे लगता है शायद आपको तो ये डिबेट रखनी ही नहीं चाहिए थी आज, क्योंकि जैसे सतवीर भाई ने कहा है कि सब कुछ कुशल मंगल है, हर तरफ हरा ही हरा है, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, यात्रा करके खुशी खुशी लौट के जा रहे हैं। ये भूल गए अब तक 55 लगभग 52 से 55 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अवस्थाएं चरम पर हैं। लगभग 4000 जो आंकड़ा बताया जा रहा है, सरकारी आंकड़ा, कि इस वक्त ऋषिकेश में लोग फंसे हुए हैं पंजीकरण न होने की वजह से। ये जो गैर सरकारी आंकड़ा वो तो बताया जा रहा है 10,000 से ऊपर आंकड़ा है, जो हरिद्वार और ऋषिकेश में लोग फंसे हुए हैं। उनके पास न रहने के लिए पैसा है, न और आगे जाने के लिए पैसा है, मतलब ना वो आगे के लिए रहे, ना बेचारे पीछे लौटने के लिए रहे। तो मतलब अवस्थाओं का बुरा हाल है। ठीक है, इन्होंने पंजीकरण बंद कर दिया, ये पंजीकरण बंद किया, ये कह रहे हैं कि साहब हमें मालूम भी नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे।
जैसे आपने भी कहा कि ये सब बिल्कुल मेरा ये मानना नहीं है, ऐसा हकीकत में था। सब जानते थे कि 2 साल से यात्रा नहीं हुई, इस बार यात्रा चरम सीमा पर होगी, बहुत से लोग आएंगे। सरकार को पहले ही तैयारी थी और सरकार ने इसके में कोई जागरूकता के तहत कोई कार्यक्रम या ऐसा नहीं चलाया, कोई ऐसा प्रचार प्रसार नहीं किया कि बाहर से आने वाले यात्री पहले अपना पंजीकरण कराएं, पंजीकरण कराने के बाद ही आए। ऐसा कोई यात्री नहीं है। यहाँ आने के बाद लोगों को पता चला कि पंजीकरण होगा तभी आगे बढ़ेंगे, और जिनका हो गया आगे चलेंगे। और जो आगे जा भी रहे हैं उसके बाद उनसे मालूम किया जा रहा है कि आपका रिस्ट बैंड कहाँ है, आपका QR कोड वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, फिर पंजीकरण कराने के बाद उनका हेल्थ की स्क्रीनिंग है। समस्या एक नहीं है, अनेकों समस्याएं हैं। ये सरकार को पता थी और इस सरकार हेल्थ को चेकअप, पता होने अमरजीत के जी, बावजूद हेल्थ चेकअप अगर हो रहा है वो तो अच्छी बात है कि जो हमने देखा है जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 50 करीब 50 पहुंच गया है। 48 अभी तक मेरी जानकारी में है, जैसा आप बता रहे 52 है, 52 भी हो सकता है। तो ये तो अच्छी बात है हेल्थ चेकअप होना। मेडिकल रिपोर्ट अगर आएगी तो बेहतर है आप ऊपर जाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि अब ऊपर गए, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौतें हुई हैं, हार्ट अटैक आए, कार्डियक अरेस्ट आए। व्यवस्थाओं के तहत काम होने चाहिए। ये सरकार को पता था कि बाहर से आने वाले यात्रियों की संख्या जो है इस बार 2 4 गुनी होगी। सरकार को पता था। अब उसके पता होने के बावजूद भी अंतरराष्ट्रीय हमारे पर्यटन मंत्री वो दुबई जाके बैठे रहे। आते हैं, एक दिन आने के बाद अधिकारियों को निर्देशित करते हैं, फिर टूरिज्म शो के लिए दिल्ली चले जाते हैं। आप समझ सकते हैं जो पर्यटन मंत्री को जरा चिंता नहीं है चारधाम यात्रा को लेकर के, मुख्यमंत्री जी स्वयं उस पर नजर रखे हुए हैं और मुख्यमंत्री जी ने 2 प्रभारी मंत्री लगा रखे हैं। धन सिंह रावत ठीक है, जवाब लेंगे सतवीर जी से इस बात का भी, आपके पास भी वापस लौटेंगे। और भी खास मेहमान बने हुए हैं, डीके पॉल के पास आएंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डीके पॉल जी, कैसे देखते हैं अभी तक जो यात्रा हुई है, क्योंकि रिकॉर्ड संख्या पहुंच गई, अभी तक इतने संख्या में लोग इतने कम समय में नहीं पहुंचे थे, तो एक चुनौती तो सरकार के सामने है। कोई भी सरकार होती, बीजेपी होती, कांग्रेस होती या आम आदमी पार्टी होती। जी, पहली बात तो मैं अमरजीत जी उस पहली बात से बहुत सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 4 धाम के लिए प्रचार प्रसार भाई सत्यवीर जी ने कर दिया है कि कोई जरूरत नहीं है, हर एक व्यक्ति वहां खुशहाल है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। नोट करिएगा इनकी बात को। और जज साहब और वकील साहब का केस चल रहा होता तो दूसरा वकील कूद करके कहता कि ये पॉइंट नोट किया जाए जज साहब। तो इनकी बात का मैं बड़े धन्यवाद करता हूँ सत्यवीर जी का, और उनकी बात का समर्थन करता हूँ अमरजीत जी का। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ, हमारे जरा भेजिए जरा इनको, ये वहां तो होकर के आगे ग्वालतम और 4 धाम के आसपास तक तो होकर के आ गए, इनको रुड़की के बॉर्डर पे भेज दीजिए, इनको हरिद्वार के बॉर्डर पे भेज दीजिए। इनको काली माता की तरफ से जब जो लोग आते हैं, जब उन्हें पुलिस रोकती है किनारे में ही गाड़ियां लगाने के लिए, ठीक है, आप सभी को रोकेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, नवजोत सिंह सिद्धू रोड रेस मामले में पटियाला कोर्ट पहुंचे हैं सरेंडर करने। पटियाला कोर्ट पहुंचे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, सरेंडर कर चुके हैं। कोर्ट में अब जेल भेजे जा रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पटियाला कोर्ट के बाहर से। पटियाला कोर्ट में नवजोत सिंह सिद्धू सरेंडर कर चुके हैं और अब कोर्ट की तरफ से जेल भेजे जा रहे हैं। पटियाला कोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू की। 34 साल पुराना जो मामला था रोड रेस का, उसमें नवजोत सिंह सिद्धू को 1 वर्ष की सशर्म सजा सुनाई गई है, और जिसको लेकर नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला कोर्ट पहुंचे थे, जहां पर कोर्ट में पहुंचने के बाद उनका मेडिकल कराया गया और अब वो जेल भेजे जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें पटियाला कोर्ट के बाहर से। नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अब मेडिकल के लिए बोला गया है, उसके बाद अब ये जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो फिलहाल जो खबर आ रही, सरेंडर कर चुके हैं नवजोत सिंह सिद्धू, मेडिकल के बाद जेल भेजे जाएंगे। 34 साल पुराने रोड रेस केस के मामले में दोषी ठहराए गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू। मैं जेल की तरफ जा रहा हूं, वो मेडिकल के लिए गए। बाइट नहीं देगा उसने, नो कमेंट्स बोल तो दिया मेरे माइक पे। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटियाला कोर्ट के बाहर से। चौंतीस साल पुराने रोड रेस
केस के मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को दोषी ठहराया गया है। 1 वर्ष की सजा सुनाई गई है। वापस अपनी कार्यक्रम की जो चर्चा हम कर रहे हैं, जो इस वक्त तीर्थ यात्रियों के लिए यात्रा पर विराम लगा दिया गया है, रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए हैं, इसको लेकर तमाम बातें सामने आ रही हैं। जहां कुछ लोगों का कहना है ये गलत हुआ है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि व्यवस्थाएं जो हैं सुव्यवस्थित रहें, बेहतर रहें, इसको लेकर ये फैसला लिया गया। इसी पर बात कर रहे हैं। आपको बता दें डीके पॉल जी की बात अधूरी रह गई थी, डीके पॉल जी के पास आएंगे। डीके पॉल जी, हम चाहेंगे अपनी बात आप पूरी करें। 3 साल बाद 4 धाम की यात्रा चल रही है और 15 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया गया है। ये अव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है या नहीं है, सत्यवीर जी से ये पूछिए। और सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मेला है उत्तराखंड का, जिसके लिए भाई कह रहे हैं ना कि वो सब दुकानें खुली हुई हैं, सब चीज दुकानें खुली हुई हैं, सारी चीजें सही हैं, पुलिस भी है, पुलिस ही तो है जो इस सिस्टम को संभाल रही है। लेकिन सरकार के मंत्री क्या कर रहे हैं, सरकार की जो एक सिस्टम है वो क्या कर रहा है, इनको मालूम नहीं है। ये टीवी के चैनल के ऊपर बैठ करके लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी निंदा करती है आम आदमी पार्टी और उम्मीद ये करती है कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए। हम नहीं मना कर रहे, आप चेकअप भी कराइए, बिल्कुल मना नहीं करेंगे, क्योंकि वहां कैजुअलिटी हो रही है जैसे आपने भी कहा है, वो उसे बचाने के लिए चेकअप की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन जो अव्यवस्था हो गई है, इससे उत्तराखंड के सरकार की किरकिरी पूरे देश में होने वाली है। इसलिए हम मांग करते हैं लौटेंगे आपके पास और इस सवाल को भी हम सतवीर जी से करेंगे। कमल कांत जी बने हुए हैं यूकेडी से। कमल कांत जी, आप ही के पास आएंगे। कैसे देखते हैं जो रजिस्ट्रेशन को रोका गया है, यूकेडी का क्या रिएक्शन इसको लेकर? कमल कांत जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। आ रही है आवाज? जी। कि सरकार ने क्या कहते पंजीकरण रोक दिया, यात्रा शुरू हुई है, कुछ ही दिन हुए हैं, तो तुरंत पंजीकरण रोकना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक गलत संदेश जा रहा है खासतौर से यात्रियों में, क्योंकि जो यात्री अगर सुनेंगे तो वो कुछ सख्ते में आता है ऐसे समय में। दूसरा, जैसे अभी सतवीर जी बोल रहे थे कि बड़ी अच्छी व्यवस्था है, आपको पता नहीं है सतवीर जी, 10,000 लोग खुले में सोए और कई लोगों को खाने की व्यवस्था नहीं हुई, और आप कह रहे हो कि सड़कों में लोग सो रहे हैं, आप प्लस आप गाड़ियों में सो रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। तो पता नहीं आप कौन सी जगह से रहकर आए हैं, पेपरों के माध्यम से सब कुछ हो रहा है। 10,000 लोगों को खुले में सोना पड़ा और आप झूठ बोल रहे हैं। तो कितना ज्यादा झूठ बोल रहे हैं ये तो सबको पता चल रहा है। जो अव्यवस्थाओं का रूप है वो दिख रहा है। और 22 तारीख से आपको 22 मई से क्या कहते हैं, आपको पता है कि हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू हो जाएगी। तो सरकार को दूसरा चैलेंज भी है, वहां भी व्यवस्था। बिल्कुल, इसीलिए सरकार का ये भी कहना है कि जो हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने वाली है उसको देखते हुए भी ये फैसला लिया गया। लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ पुरोहित बने हुए हैं राजेश सेमवाल जी। राजेश जी, आपके पास आएंगे। कैसे देखते सरकार के इस फैसले को? देखिए, उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति को ये मालूम था कि 2002 वर्ष 20 और 21 में यात्रा नहीं चली, और इस बार जो वर्ष चलेगा इसमें यात्री थोड़ा सा ज्यादा रहेंगे। 2019 में भी लगभग 12 लाख लोग केदार बद्रीनाथ में रहे, 7 लाख के लगभग लोग जो है पूरी यात्रा में जो है गंगोत्री यमुनोत्री में रहे। तो उत्तराखंड सर तब तो कोई अव्यवस्था नहीं हुई, तब कोई पंजीकरण की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इस बार जानबूझ करके इनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, यात्रा को रोका जा रहा है, जबकि 2 वर्षों से लोगों के रोजगार ठप पड़े हुए हैं। ना ही उत्तराखंड सरकार के द्वारा कभी चारों धामों के व्यापारियों को, तीर्थ पुरोहितों को घोड़ा डंडी कंडी की सुध ली गई कि ये इनका आपका रोजगार ठप रहा, तो किस प्रकार से आपकी आर्थिकी चली होगी। इस समय थोड़ा बहुत चलना था तो आप उस पर यात्रा पर विराम लगा रहे हैं। अब आप देखिए, गंगोत्री में सुबह जो है यात्री आता है, सुबह 7 बजे 6 बजे से यात्री आना शुरू होता है, और 4 बजे के बाद आप धाम में आइए। बिल्कुल अभी आप देखिए सुना पड़ा हुआ, कोई कुछ भी नहीं है, 100-200 लोग भी नहीं है। केवल यमुनोत्री में थोड़ा बहुत, क्योंकि महाराष्ट्र कंटेस्टेड है तो वहां थोड़ा सा दिक्कत होती है, उसको व्यवस्थित किया जा सकता है। अगर आप पुलिस लगाएं तो व्यवस्थित हो सकता है। लैंडस्लाइड की भी खबर आई है, उस वजह से भी इसका फर्क पड़ा है। आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ बहुत खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी हैं। कुलदीप जी, आपने सबको सुना, सभी लोगों ने अपना पक्ष रखा, आप कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को? कुलदीप जी। लिया है
और वर्तमान समय में जो हमारे चार धामों की स्थिति है और जिस संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, तो एक बड़ी ये कह सकते हैं कि बड़ी अव्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा उभर करके सामने आ रही हैं। चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो पा रही हैं, व्यवस्थाएं उस तरीके से व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पा रही है। और जो सरकार का ये निर्णय है, मैं इसको काफ़ी हद तक सही कदम मानता हूं, क्योंकि जिस तरीके से अव्यवस्थाओं को के कारण यात्रियों को अब नुकसान हो रहा है और वहां जितनी संख्या में यात्रियों की मृत्यु हुई है, तो ये कहीं ना कहीं बेहद निराशाजनक है कि चार धाम में आकर के यात्री जो है ईश्वर के दर्शन करने आया है। 6 माह के बाद कपाट खुले हैं, 2 साल के बाद यात्रा पुनः प्रारंभ हुई है और कहीं ना कहीं देश के श्रद्धालुओं की एक आस्था जो चार धामों से जुड़ी हुई रही है, वो ईश्वर का धन्यवाद करने भी लौट रहे हैं कि भाई कोरोना जैसी महामारी के दौर में ईश्वर की उन पर कृपा बनी रही है ना। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। कई लोग ऐसे होंगे जो कोरोना काल में अपने स्वजनों को जिन लोगों ने खोया है और जिस प्रकार के प्रोटोकॉल थे कोरोना पीड़ित शवदाह को लेकर के, तो वो लोग भी अपने उन लोगों के पिंडदान के लिए, मोक्ष के लिए इन धामों में पधारते हैं और वो लोग भी लौट आए होंगे, लेकिन वहाँ पर उस तरह से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो अब ये एक मैं समझता हूँ कि सरकार की एक बड़ी मजबूरी बन गई थी और मैं इसको इसलिए यात्रा को इसलिए मैं सही कह रहा हूँ कि जो निर्णय है, क्योंकि कम से कम इससे यात्रियों को अपनी जान से तो हाथ धोना नहीं पड़ेगा। वो सुरक्षित तो हैं, भले वो उनको हरिद्वार रोक दिया गया है, ऋषिकेश रोक दिया गया है, लेकिन सुरक्षित तो है। सुरक्षा एक बेहद संजीदा जरूरी मुद्दा है कि सुरक्षित होना बेहद जरूरी, क्योंकि 48 से 50 लोगों ने अपनी जान खो दी है। लौटेंगे आपके पास, एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान बने रहिए। तो लगातार हम बात कर रहे हैं देवभूमि के दंगल में जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को रोका गया है, तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जो हुआ है ठीक हुआ है और कब तक इसे रोका गया और कब ये वापस शुरू होगा, इस पर भी नजर बनी रहेगी। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी सुबह है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल और हम बात कर रहे हैं चार धाम की यात्रा पर थोड़ा सा विराम लग गया है। जो संख्या है तीर्थ यात्रियों की, श्रद्धालुओं की, उनकी संख्या को देखते हुए रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया है, जिसको लेकर तमाम बातें सामने आ रही। जो विपक्षी पार्टी उनका कहना है गलत है, सरकार का फेल्योर है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले सतवीर जी ने तमाम सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि ये ठीक फैसला है और सरकार को ये कदम जो है उसका स्वागत करना चाहिए। वहीं जो विपक्षी पार्टी के नेता है, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, यूकेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, उन्होंने तमाम सारे आरोप लगाए। सतवीर जी, हम चाहेंगे उनका जो आरोप है उसका आप जवाब दीजिए।
मैं आपका जवाब, इनका भी और आपका भी जवाब देता हूं। कोई भी इस मंच पे जो आपके प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, किसी ने ये नहीं बताया कि कौन सी कहां पर कौन सी दिक्कत है। बस केवल पंजीकरण रोक दिया गया। पंजीकरण फुल हो गया है और जैसे ही वो इस दायरे से बाहर आएंगे दोबारा से पंजीकरण स्टार्ट होगा। दूसरा, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर अभी हमारे सिस्टम पे ये बात कर रहे थे अमरदीप जी, कांग्रेस पार्टी से है। उनको मैं बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ एक भी ऐसा वाक्य नहीं आया जब 2013 की आपदा आई, किस प्रकार के ऑडियो और वीडियो आए और सरकार की एक रिपोर्ट मीडिया के सामने रखती है। इनके मुखिया हरीश रावत जी रिपोर्ट रखते हैं कि हमारा सर्च ऑपरेशन पूरा हो गया है और जितने भी डीके पॉल जी, देखिए डीके पॉल जी, आपकी बात का जवाब दूंगा मैं। आप अभी शांत रहिए, आप शांत रहिए, मैं आपका जवाब दूंगा जो आपने पूछा है। 3 साल से एंकर महोदय जी, अगर अरे सतवीर जी, पहले डीके पॉल जी के सवाल का जवाब दे दीजिए। डीके पॉल जी सवाल करिए। मैं सिलसिलेवार सबके जवाब दूंगा। तो मैं कहना चाहूंगा, हरीश रावत जी ने उस समय मीडिया के सामने रिपोर्ट रखी कि हमारा सर्च ऑपरेशन पूरा हो गया है, जितने भी नर कंकाल थे हमने फाइंड आउट कर लिया है। और उसके बाद मीडिया के सामने ही फिर वो दोबारा से रखते हैं कि 166 नर कंकाल आता है। और मैं आप अरे डीके पॉल जी सुन लीजिए, क्या कर रहे थे ये आप? अरे डीके पॉल जी सुन लीजिए, हार नामे जवाब दे दीजिए। ये बोल रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उससे परेशानी क्या है? रजिस्ट्रेशन ढूंढने से एक, अरे सुन लीजिए पहले, हमें करनी है व्यवस्थाएं, आपको व्यवस्थाएं नहीं करनी है हमसे। सुन लीजिए हमने क्या व्यवस्थाएं करी है। आप नहीं कर रहे तभी तो सवाल उठ रहे हैं। या तो मुझसे सुन लीजिए, कमल कांत जी आपके पास आएंगे, डीके पॉल जी आपके पास भी आएंगे। जो सफाई में अपनी बात कह रहे हैं सतवीर जी, उनकी बात तो पहले सुन लीजिए, आपको ही मौका देंगे। सतवीर जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। करना पड़ेगा, मैं किसी के समय पे नहीं बोला हूँ, ठीक है, इस प्रकार से बीच में बोल रहे हैं। दूसरा, मैं कह रहा हूं हमारे समय पे कोई भी एक ऐसा अभी तक सरकार के ऊपर या उत्तराखंड को शर्मसार होने का ऐसा वाक्य नहीं आया है कि उत्तराखंड के नाम पर अगर किसी प्रकार की इस प्रकार की बात आई हो। हमने हर एक व्यक्ति का ध्यान रखते हुए उसका पंजीकरण से लेके उसको क्यूआर कोड से लेके उसके स्वास्थ्य और जिस प्रकार से भी आंकड़ा आप में दे रहे थे कि इतने लोगों की मृत्यु हुई है, हमने चाहे अमरनाथ हो, चाहे सॉरी केदारनाथ हो, चाहे आपका यमुनोत्री धाम हो, हमने वहां पर स्वास्थ्य के लिए हर जगह पे डॉक्टर लगाए हैं और उनको बोला है कि जब आप इस तरीके से ग्रसित हो आप यात्रा ना करें। उसके बाद भी उन्होंने जिद करी तो हमने उनसे शपथ पत्र लिखवाया, अगर कोई दुर्घटना होती है उसके जिम्मेवार आप होंगे। वही कारण सारे निकल के आ रहे हैं। कुछ उसमें से ऐसे लोग थे जो कोविड के दौर में भी काफी प्रभावित हुए थे, उनको इम्यूनिटी का प्रभाव पड़ा था। और आप देख सकते हैं जो केरल से आएगा और केदारनाथ में जाएगा, केरल का टेम्परेचर इस समय 44 डिग्री है और वो हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित है, दूसरी बीमारियां उसको है, एकदम से वो केदारनाथ जाएगा। जब पल पल में मौसम बदलता है, जहां पे 0 डिग्री पे टेम्परेचर चला जाता है, तो उसकी बॉडी कैसे एडजस्ट करेगी? अब तो उसी व्यवस्था को देखते हुए हमने 20 डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम्स के रखे हैं, चाहे केदारनाथ में चाहे यमुनोत्री में, कि भी अगर किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसको आपको हैंडल करना। दूसरा, हमने यहीं पे ऋषिकेश की अभी ये सब बात कर रहे थे, ऋषिकेश में एम्स है, वहां पर 100 बेड का हमने पूरा हॉस्पिटल तैयार किया है। आप लोगों ने एक रिपोर्ट दिखाई थी जब केदारनाथ में एक व्यक्ति यात्रा करते हुए नीचे गिरा, उसको बाई हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करते हुए उसको एम्स ऋषिकेश लाया गया। हमने प्रत्येक यात्री के दर्शनार्थी की चिंता करते हुए वो सभी कदम उठाए हैं जो इस यात्रा को सुचारू बना सके और उत्तराखंड को बिल्कुल शर्मसार ना होना पड़े। और आर्थिकी रीढ़ होती है ये, जिस प्रकार से यात्रा चलती है, चाहे पर्यटन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, चाहे तीर्थ पुरोहित हो। दूसरा मैं कहना बिल्कुल कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि यात्रा पर विराम लगे, और कोई भी सरकार नहीं चाहेगी, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई सरकारों की, जो श्रद्धालु हैं उनकी किसी वजह से उनकी डेथ हो जाए, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन सवाल इस बात का है सत्यवीर जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। सत्यवीर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रहा था कि सतवीर जी एक सवाल है, ठीक है आपको सुन लिया, आपने बहुत सारी बातें कही, मैं उनका समर्थन भी करता हूं। कोई सरकार नहीं चाहेगी कि जो वहां यात्रा करने पहुंचा है उसकी मौत हो जाए, कोई नहीं चाहेगा। कोई नहीं चाहेगा रजिस्ट्रेशन हम रोकें, हर कोई चाहता है, हर सरकार चाहती है उसका रेवेन्यू बढ़े। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आपने शुरू की, क्या ये पहले नहीं हो सकती थी? जब आदमी घर से ही निकले तभी रजिस्ट्रेशन हो जाता। अब वो स्थिति ना होती जो इस वक्त बनी हुई है। हरिद्वार में, ऋषिकेश में हजारों की संख्या में लोग वहां मौजूद हैं और ना वो घर जा पा रहे हैं, ना वो यात्रा कर पा रहे हैं। आपका सतवीर जी बिल्कुल सही है। मैं आपको प्रश्न बिल्कुल सही दूं। जब 4 धाम की यात्रा की तिथियां घोषणा हुई, उस समय प्रत्येक राज्य को एक पत्रिका दी गई और प्रत्येक राज्य को कि अपने यहाँ सूचना के माध्यम से आप प्रकाशित करें। और दूसरा, हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन की व्यवस्था करी। ये पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में हुआ है।
अब हमने ऑनलाइन की भी व्यवस्था करी है। अगर वो ऑफलाइन करना चाहते थे, वो यहाँ आके करना चाहते थे, तो वो उनके लिए ऑप्शन है। हमने ऑनलाइन की व्यवस्था दी और आपके चैनल पे ही गरिमा जी आपकी एंकर थी, मैंने उनको उस वेबसाइट का नाम तक बताया कि इस वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसमें हमारा कोई फेल्योर नहीं है। सरकार ने अनेक माध्यम दिए, चाहे ऑनलाइन के चाहे ऑफलाइन के। उनकी श्रद्धा ठीक उनका कोई और ठीक है, लौटेंगे। अमरजीत जी का रिएक्शन ले लेते हैं। अमरजीत जी कुछ कहना चाहते हैं? अमरजीत जी, देखिए, पंजीकरण रोका गया, हमारी समस्या ये नहीं है ना, हमारी कोई प्रश्न ये है कि रोका क्यों गया। निश्चित रूप से रोका इसलिए गया कि जब आने वाले यात्रियों की संख्या ज्यादा होगी, और ज्यादा संख्या होने का कारण क्या है, वो अगर आपने उसका प्रचार प्रसार ठीक किया होता, बाहर से आने वाले यात्री सीमित आते, जो रजिस्ट्रेशन कराते और अपने उस तय समय में आते, तो कोई समस्या नहीं थी। जब आपको मालूम था तो और आपने रजिस्ट्रेशन तब बंद नहीं किया या उसका प्रचार प्रसार ठीक से नहीं किया, न होने के कारण जो मैं बता रहा हूं कि 10,000 से ज्यादा यात्री आज हरिद्वार में, ऋषिकेश में सड़कों पे रहने के लिए मजबूर हैं। ना स्थिति उनकी वापस जाने की है, ना आगे बढ़ने की है। चलो, ये तो एक व्यवस्था होगी। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि साहब कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। उसके जो यात्रा मार्ग पर बसों की व्यवस्था नहीं है, और जो बसों की व्यवस्था है वो लोग दुगने तिगने किराए वसूले जा रहे हैं। इसके लिए ये लोग चुप बैठे कह रहे कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर दिक्कत न होती तो प्रधानमंत्री कार्यालय को इसमें दखल न देना पड़ता, ITBP की ड्यूटियां लगानी नहीं। ओवर रेटिंग की बात जो अमरजीत जी कह रहे हैं, ओवर रेटिंग की बात सामने आई थी, और के न्यूज ने इस बात को प्रमुखता से उठाया था कि ओवर रेटिंग हो रही है, किराया ज्यादा लिया जा रहा है। बाकी चीजों, खाने पीने की चीजों के लेके भी ओवर रेटिंग के मामले सामने आए थे, जिसके बाद जो पर्यटन मंत्री है सतपाल महाराज, उन्होंने संज्ञान में लिया। उन्होंने कहा कार्रवाई भी होगी, कार्रवाई हुई भी। तो शायद अब ऐसी चीजें देखने को नहीं मिल रही। अमरजीत जी, अब मिक्स मत करिए। ओवर रेटिंग हो रही है वो मेरा विषय नहीं है, कारण वो भी मजबूरी है उनकी। जो लोग छोटे छोटे दुकानदार बैठे हैं, जिनको कि आप ऐसे उम्मीद ना करें कि 10 रुपए की चीज आपको यहाँ मिलती है देहरादून में, वही केदारनाथ में जाके 10 रुपए की मिलेगी। मैं मानता हूँ ठीक है, 15 की मिलेगी, 18 की मिलेगी, अलग विषय हो सकता है। लेकिन वहां जाने की जो व्यवस्थाएं हैं, जो परिवहन जो सरकार की जिम्मेदारी है, उसमें 1.5 गुना 2 गुना पैसा लिया जा रहा है। वहां पे जाने की व्यवस्था नहीं है। और जो बीमार होते, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी सरकार की है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि 15 दिनों में 50 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई हो। उसके लिए सीधी सीधी जिम्मेदार कोई है तो सरकार जिम्मेदार है। पर्यटन मंत्री, मैंने पहले भी कहा, पर्यटन मंत्री की जिम्मेदारी थी कि वो उसको यहाँ रहते राजधानी में और यहाँ निगरानी रखते। वो केवल और केवल दुबई में व्यस्त है, और कल भी आप उनको देखेंगे तो दिल्ली में एक ट्रैवल शो चल रहा था, वो वहां व्यस्त है। यानी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने। सतवीर जी, इस बात को लेकर तमाम बयान भी सामने आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि पर्यटन मंत्री दुबई क्या करने चले गए थे, जब मालूम है 4 धाम यात्रा का सीजन पीक पर है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है प्रदेश में रहें। जाहिर बात है, क्यों नहीं जिम्मेदारी बनती? जवाब दीजिए सतवीर जी। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जो आपने सतपाल महाराज जी का बताया, मुख्यमंत्री जी इसमें अपने आप दौरा करके आए, केदारनाथ का, गंगोत्री का दौरा करके आए। मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री प्रदेश की चिंता करेंगे, मुख्यमंत्री अमरजीत जी आप क्या उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री क्या करेंगे मुझे बता दीजिए। मुख्यमंत्री RTO भी जाएंगे, मुख्यमंत्री यात्रा भी संभाल लेंगे, मुख्यमंत्री आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं है अमरजीत जी, आप इस प्रकार। ठीक है अमरजीत जी सवाल किया, जवाब सुन लीजिए। सतवीर जी, अगर मंत्रालय दिया जाता है, पर्यटन मंत्रालय एक बहुत अहम मंत्रालय है उत्तराखंड को देखते हुए, क्योंकि उत्तराखंड का जो राजस्व है, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो राजस्व का प्रतिशत है वो आपका इसी से है, 4 धाम की यात्रा से है। और जब पीक पर चल रहा है सीजन, उस वक्त उनको दुबई जाना ज्यादा जरूरी था। इसको लेकर सवाल हैं लोगों के जहन में, सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के जहन में नहीं, आम लोगों के मन में भी सवाल उठ रहा है। और लौटने के बाद सतवीर जी जवाब दीजिए। शो में अगर आप अमरजीत जी को शांत कराओगे तो ठीक मैं है, जवाब दूंगा ना। ठीक है अमरजीत जी, सुन लीजिए, मैंने भी सवाल कर लिया जो आप सवाल चाह रहे हैं। डीके पॉल जी आपके पास लौटेंगे, सतवीर जी जवाब दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा था, हमारे बता दीजिए कौन सा जिसको, अगर पर्यटन मंत्री जी ने पूरे तंत्र को तैयार किया है, उसमें 2 मंत्रियों को लगाया है, 3 जिलों के DM काम कर रहे हैं, 3 जिलों की पूरी पुलिस काम कर रही है, SDRF काम कर रही है, स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है, और NDRF काम कर रही है, ITBP काम कर रही है,
सभी तरह के लोग वहां पर जाके काम कर रहे हैं, सभी को रिपोर्टिंग हो रही है, किसी तरह की कोई भागदौड़ नहीं हुई है, कहीं से भूखमरी की कोई भूखा नहीं मरा, कोई प्यासा नहीं मरा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही। अगर केदारनाथ के रास्ते जा रहा है, यमुनोत्री में जा रहा है, जगह जगह पे अलाव के ज्यादा हो रहा है, सभी कुछ व्यवस्थाएं करी गई है। और आम आदमी पार्टी विपक्ष की बातें नहीं सुनेंगे। ठीक है ठीक है सत्यवीर जी। डीके पॉल जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, डीके पॉल जी का रिएक्शन ले लेते हैं। दिल्ली के अंदर डीके पॉल जी इन्होंने दंगों। सर देखिए शैलेंद्र जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। शैलेंद्र जी, मैं एक बात को बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूँ, बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि ये जो चार धाम की यात्रा इस बार 2 साल के बाद हो रही है, यानी तीसरे साल में हो रही है, ये बिल्कुल कतई राज्य सरकार के बस में थी ही नहीं। इसलिए हम पहले दिन से मांग रहे थे कि इस यात्रा को या तो आर्मी के अंदर में दिया जाए या आईटीबीपी के पूर्ण रूप से दिया जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनानी बहुत जरूरी थी। देखिए सड़क एक है, सड़क की कोई वैकल्पिक कोई व्यवस्था दूसरी सड़कें नहीं है। अगर एक क्षतिग्रस्त हो गई तो दूसरी होना चाहिए, और ये काम इनकी सरकार नहीं कर सकती, ये सब काम इनके मंत्री नहीं कर सकते, क्योंकि वो दुबई और दिल्ली और मुंबई बैठे हुए हैं। वो काम केवल आर्मी कर सकती थी इस राज्य की इज्जत बचाने के लिए, वो केवल आईटीबीपी कर सकती थी। थोड़ा बहुत जो काम कर रही है अपने कंधे पे बैठा करके, जो बेचारे श्रद्धालु बाहर से आए हुए हैं, पुलिस काम कर रही है, उसे सैल्यूट करता हूं मैं। वो जो परेशान है केवल पुलिस उनको वो करने काम कर रही है। ये फेलियर नहीं तो क्या है? ये फेलियर नहीं तो क्या है कि ये कोई व्यवस्था वहां पर खड़ी नहीं कर सके, इनको बीच में ही रजिस्ट्रेशन रोकना पड़ा। जो लोग तो आएंगे, लाखों आएंगे, 3 साल हो गए भाई, ये तो जिम्मेदारी सरकार की थी ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ पीएमओ से जो दखल दिया वो अच्छी बात है, लेकिन पीएमओ को एक स्टैंड और लेना चाहिए था पूर्ण रूप से। यदि आपको आस्था के सवाल पर आप राज करते हैं, सत्ताओं में जाते हैं सर, और राष्ट्रभक्ति के नाम पर आप जाते हैं, तो राष्ट्रभक्ति का ये बहुत बड़ा धाम, 4 धाम की यात्रा है, ये पूरे पूर्ण रूप से आर्मी के अंडर में आनी चाहिए। अभी आ जाएगी तो और इज्जत बच जाएगी, नहीं तो छेचरगर्दी तो इन्होंने कराई दी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए ये उत्तराखंडियों के जीवन का सवाल है, उनकी आन शान का सवाल है, उनकी किस बात का सवाल है? रोजगार का सवाल है। अगर आप उनके रोजगार, फिर सबसे बड़ी लोगों की आस्था का सवाल है। आप किसी पर भी खड़े जवाब दीजिए सत्यवीर जी। ऐसे कैसे हम उन श्रद्धालुओं की जिंदगी पाएंगे जो निरंतर जारी है? उस पर भी जिम्मेदारी तो सरकार की होगी, सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा, लेकिन देगा कौन? मुख्यमंत्री जी चुनाव में मस्त है, मंत्री जी कभी दुबई कभी दिल्ली जाते हुए मस्त है। अरे ये तो ऐसा काम है जैसे घर में कोई शादी हो रही हो, ऐसे राज्य में 4 धाम की यात्रा है, सारे लोग। मोदी में तभी बोल पाऊंगा जब चुनाव की बजाय चुनाव नहीं होना चाहिए था इस वक्त, चुनाव 4 महीने बाद होना चाहिए था, जब यात्रा खत्म हो जाती। हम कोई छोटी बात थोड़ी ना कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी मांग करती है फिर दोबारा से। जवाब दीजिए सत्यवीर जी। जवाब तभी दे पाऊंगा ना जब ये चुप रहेंगे। ठीक है बोलने के लिए कहा गया, ये बोल रहे हैं। ठीक है, अब आप बोल सकते हैं सत्यवीर जी। दूसरा मैं कह रहा हूं, अभी आर्मी की बात कर रहे थे ये। अभी इन्होंने चुनाव से पहले आपने देखा होगा कि जब दिल्ली में कह रहे थे कि हम केंद्र शासित राज्य है, हमें एक ऐसा राज्य दे दीजिए जहां पर पुलिस हो। आज देख लीजिए किस प्रकार से पंजाब के अंदर नौजवान मर रहे हैं, पुलिस व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। और उस अरे मुझे बोलने दीजिए पहले। आपको कभी नहीं पता वहां क्या हो रहा है। अरे ऐसे कभी नहीं, अगर इस प्रकार से या तो इनका डाउन करिए। पंजाब विकास की ओर चल पड़ा है। पंजाब का भी देखा होगा किस प्रकार से दिल्ली के अंदर जाती है, और हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता को किस प्रकार से दर्द उठाया लिया जाता है बिना नोटिस दिए हुए। उसकी पगड़ी भी नहीं बंदी होती थी, जो तो सिखिज्म में सबसे बड़ा वो उनका स्थान होता है, पगड़ी कुछ पगड़ी भी नहीं थी। वो तो भला हो कि वहां पर दिल्ली पुलिस का और हरियाणा पुलिस का जो उन्होंने उसको देख के उस पर कार्रवाई करते हुए उनको बचाया और उनको घर पे लाया। दूसरा उत्तराखंड की 4 धाम के परिप्रेक्ष्य में कहूंगा, अरे यूकेडीजी वालों थोड़ा शांत हो जाइए। आपको अभी जनता ने आपको 5 साल का सरकार हमें चलाने के लिए बोला है। चाहता हूँ
सत्यवीर जी की बात को आप बिल्कुल किसी भी प्रकार से विश्वसनीयता के रूप में मत लीजिए। ये गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं, राज्य के युवाओं के रोजगार के अनहित की बात कर रहे हैं। इस प्रकार की जिनका उत्तराखंड के अंदर एक आप क्या बात कर रहे हैं? राज्य के लोगों के रोजगार का सवाल है ये, और आन शान का सवाल है, आन और शान का सवाल है, भारत की सरकार की इज्जत का सवाल है, उत्तराखंड की इज्जत का सवाल नहीं है ये पूरे देश की इज्जत का, पूरे देश की सरकार की इज्जत का सवाल है। तो क्यों यहाँ पर क्यों यहाँ पर बुलवाना है? आप आराम से क्यों यात्रा नहीं करवा पा रहे हैं? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है? ऐसे क्या सरकार के पास में बजट नहीं आया क्या पूरा खाने का इरादा है क्या? पूरा भ्रष्टाचार की तरफ आपको ले जाने की बात सोच रहे हैं क्या? आप लोगों को फायदा और उनको प्रॉपर तरीके से यात्रा कराने की बजाय उन पर लगाम लगा रहे हैं, उनको जवाब तो देना होगा ना सत्यवीर जी, जो सवाल है उनको जवाब तो देना होगा ना आपको। 10,000 से ज्यादा आदमी ये भी बोल जाते गंभीरता से तो लीजिए कम से कम। ठीक है डीके पॉल जी, अब सुन लीजिए सत्यवीर जी को अब सुन लीजिए, थोड़ा समय दीजिए। या तो आपको इनमें इंटरेस्ट है, केवल इनकी बातों में इंटरेस्ट है। ठीक है, सत्यवीर जी को सुन लेते हैं। सरकार हमारी है, सरकार हमने चलानी है। जिनका एक वार्ड मेंबर तक नहीं है उनको आप डिबेट में बुला लेते हो, उसके बाद लेकिन देखिए राजनीतिक पार्टी का सवाल तो बनता है ना, आप सत्ता में जवाब तो आपको देना ही है। ठीक है, आप अपनी बात कहिए, जवाब दीजिए सत्यवीर जी। अरे उत्तराखंड का अंदर इसका अस्तित्व बताइए जरा, बताइए मुझे जरा। आप इस प्रकार की डिबेट करा रहे हो, लाइन का वार्ड मेंबर तक है यहाँ पर। अरे यहाँ पर यूकेडी नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी बैठी हुई है, कांग्रेस पार्टी भी तो बैठी हुई है, उसके भी सारे सवाल, उसके भी यही सवाल है। आपने फैला दी है, इसको रुकवाने की बात करेंगे। आपको जवाब चाहिए तो मेरे को प्रॉपर बोलने दीजिए। बीच में इस प्रकार के जो जिनका कुछ नहीं है। ठीक है सत्यवीर जी, एक सवाल ये बता दीजिए, जो स्लॉट फुल हो गए हैं, जानकारी मिल रही 25 मई तक सभी स्लॉट फुल हो गए हैं, तो 25 मई तक ये जो लोग हैं ऋषिकेश में हैं, हरिद्वार में हैं, क्या इंतजार करते रहेंगे? ये ना घर जा पा रहे हैं और इनको लग रहा है कब हमें मौका मिले कब हम यात्रा करें। इनकी जो व्यवस्था है रहने की, खाने की, क्योंकि जो मिडिल क्लास आदमी होता है आम बजट लेकर चलता है, उसे पता होता है कि इतने बजट में सारी चीजें हो जाएंगी। अब पैसे भी उसके पास नहीं बचे होंगे, उसकी सुविधा के लिए सरकार के कोई कदम उठाएगी? सत्यवीर जी, मैं आपको तब मेरा सवाल जवाब पूरा सुन लीजिए, और मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, इसलिए नहीं बोलता हूं कि ठीक है, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सत्यवीर जी। मैं सुन लीजिए, मैं आपके जवाब दूं। अगर किसी राजनीतिक दल से कोई अच्छा सुझाव आता है और सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम बनता है, इसीलिए मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। और ये बीच में बोल जाते हैं, ना मैं बोल पाता हूं ना कोई और बोल पाता है। तो इसलिए कह रहा हूं कि हमारी सरकार ने, जो आप कह रहे हो कि अगर कोई जिस प्रकार से कोई अगर बाहर से आया है उनके लिए क्या व्यवस्था है, हमारे वहां के चाहे पुलिस सिस्टम हो, चाहे वहां का डीएम हो, चाहे वहां के एसडीएम हो, सभी लोग उस पर निगाह रखे हुए हैं, किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। अगर सरकार को और भी व्यवस्थाएं करनी है, उस और सरकार निरंतर अपना ध्यान रखे हुए है। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं, आज उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का अगर पर्यटन और दर्शनार्थी आता है, वो केवल हमारा विजन है कि इस उत्तराखंड को उस लायक हमने बनाया है। चाहे केदारपुरी जिस प्रकार से सजी हो 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई थी, तो एक उत्तराखंड का आपने नहीं बनाया उत्तराखंड को। डीके पॉल जी सुन लीजिए, इंटरनेट मत कीजिए, फिर चर्चा हो नहीं पाती है। आपके आगे बहुत सारे सवाल हो गए। जिस प्रकार 2013 में आपदा आई थी और यहाँ के उत्तराखंड का बहुत उससे जुड़ाव है। अरे ठीक है सत्यवीर जी, जो सवाल मैंने किया उसका जवाब दीजिए, वक्त कम है ना डिबेट का। जो 25 मई तक स्लॉट फुल होने की बात आ रही है, क्या वो 25 मई तक इंतजार करते रहेंगे लोग? मैंने आपको पूरा, अगर सरकार प्रत्येक दिन का ध्यान रखते हुए, अगर जिस प्रकार का भी उनको लगता है कि भाई आज इतने यात्री जा सकते हैं या वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरफ मूव कराना है, गंगोत्री की तरफ, यमुनोत्री की तरफ, केदारनाथ की तरफ, बद्रीनाथ की तरफ, उस और दूसरा मैं एक और आपको अपडेट देना चाहता हूं। सरकार ने जब ब्रीफिंग करी थी, मुख्यमंत्री जी ने भी ब्रीफिंग करी थी और जो प्रभारी मंत्री है उन्होंने ब्रीफिंग करी थी कि भाई और भी ऐसे उत्तराखंड के अंदर मंदिर है, जब आप चार धाम को जाते हैं, मठ मंदिर पढ़ते हैं, उनका भी आप दर्शन कर सकते हो। अरे तो मंदिर तो लोगों के घर के पास भी होता है ना, मंदिर तो लोगों के घर के पास भी होता है ना। स्थान का भी महत्व होता है कि किस स्थान में उसको दर्शन करने हैं, वो आपकी मर्जी से नहीं कर चलेगा ना कि आपकी सरकार ने बोल दिया आप यहां दर्शन कर लो, ये कोई जवाब नहीं होता है। अगर ऐसा हो तो उत्तराखंड फिर आदमी क्यों आएगा? ठीक है, समय का मैं आपको रोकूंगा। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हो कुलदीप राणा जी, उन्हीं के पास आएंगे। कुलदीप जी कैसे देख रहे हैं? ठीक है, ज्यादा संख्या ना हो जाए उसको देखते हुए फैसला लिया गया है, लेकिन जो लोग इंतजार कर रहे हैं कब तक इंतजार करेंगे? क्या उनके खाने और रहने की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? कुलदीप जी
देखिए शैलेंद्र, जो वर्तमान हालात हैं, सवाल बहुत उठ रहे हैं और एक दूसरे पर छींटाकशी बहुत हो रही है, एक दूसरे से सवाल भी बहुत पूछे जा रहे हैं। लेकिन चारधाम यात्रा की जो यथार्थ है, जो सच है, मैं समझता हूं कि कितने लोग हम में से जो यहाँ पर इसमें पैनल में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, उनमें से कितने लोगों ने चार धाम में से एक धाम की भी यात्रा की है। और अगर किसी ने यात्रा की है तो वो उस यात्रा के और उन धामों की वस्तु स्थिति के सच को जानते होंगे और वो उस बात को समझते होंगे। देखिए शैलेंद्र, मैं आपको इस पूरी यात्रा का जो इतिहास है और उससे जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, जिससे हमारे दर्शक भी इस चीज को समझेंगे और ये बहस भी सार्थक होगी। जी बिल्कुल। देखिए, आज से कुछ वर्ष पहले तक जब ऑल वेदर रोड को लेकर के कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई दूरदर्शिता नहीं थी और पुराने जो हमारा ये परिवहन का जो ढांचा रहा, जिस तरह से जो सड़कों की कनेक्टिविटी रही, तो उत्तराखंड में चारधाम में यात्रियों के आने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश एक बेस पॉइंट हुआ करता था। ठीक है, तो पहले दिन यात्री हरिद्वार या ऋषिकेश रुकता था, दूसरे दिन वो अगर उसे बद्रीनाथ जाना है तो वो जोशीमठ पहुंचेगा, केदारनाथ जाने वाला यात्री अगस्त्यमुनि या गुप्तकाशी पहुंचता है और गंगोत्री यमुनोत्री जाने वाला व्यक्ति उत्तरकाशी पहुंचता था। और तीसरे दिन जोशीमठ से गेट सिस्टम लगता था और तीसरे दिन वो बद्रीनाथ के दर्शन करके वापस लौटता था, केदारनाथ वाला केदारनाथ धाम पहुंचता था। तो इस तरीके से यात्रा जो बटी हुई थी और जो यहाँ का उस पर्वतीय क्षेत्र में जो वायु का दबाव है, वहाँ जो ऑक्सीजन की स्थिति है और वहाँ जो रहने की स्थितियाँ हैं और वहाँ जो आवासीय सुविधाएं हैं, तो उस हिसाब से वो चीज़ें व्यवस्थित हो जाया करती थी। लेकिन अब समय के साथ क्या हुआ कि अभी जो सड़कें हैं उत्तराखंड की वो बहुत दुरुस्त हो गई हैं और यात्री जो कि कभी 3 दिन में अपने धाम पे पहुंचता था, आज वो 6 से 8 घंटे में ऋषिकेश से बद्रीनाथ पहुंच जा रहा है, 5 से 7 घंटे में वो रुद्रप्रयाग पहुंच जा रहा है, गंगोत्री यमुनोत्री पहुंच जा रहा है और वो अपने धामों पे पहुंच रहे हैं। तो उससे जो यात्री हैं उनका जो दबाव है उन धामों पे वो बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी चीज ये है कि जो धामों में रहने वाले लोग हैं, जो व्यवसायी हैं, और जिस तरीके से आपको ध्यान होगा कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले कोविड की तीसरी लहर को लेकर के भी एक बड़ी चेतावनी और बड़ी भविष्यवाणी निकल के आ रही थी और हमारे तमाम चैनलों में ये बात बड़ी तेजी से बताई जा रही थी कि भाई कोविड का जो है तीसरी लहर बड़ी घातक हो सकती है, चीजें लौट रही हैं। तो इन तमाम सारी चीजों के कारण जो यात्री जो इन धार्मिक स्थलों पर जो रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी ये था कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि 2021 की तरह ये 2022 की यात्रा भी कटाई में पड़ जाए, क्योंकि इन धामों में जो रहने वाले लोग हैं, जो काश्तकार हैं, जो व्यवसायी हैं, वो लोन लेकर के, कर्ज लेकर के, तमाम तरह के संसाधन जुटा करके यात्रा के लिए व्यवस्थाएं करते हैं, जुटाते हैं, ताकि भाई यात्रा ठीक चलेगी तो उनका व्यवसाय भी पनपेगा, फूलेगा, फलेगा और वो उनका व्यवसाय विकसित होगा। लेकिन ये तमाम सारी चीजें रहीं। अब ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इन तमाम घटनाक्रम से उत्तराखंड की व्यवस्थाएं और चारधाम यात्रा कहीं ना कहीं चरमरा सी गई। सरकार ये यात्रा से पहले भी ये बातें निकल करके आ रही थी कि 14 से 15 हजार लोगों को ही रजिस्ट्रेशन के बाद ऊपर पहुंचने की अनुमति दी जाएगी। फिर बीच में सरकार ने इसमें क्या निर्णय लिया और चीजें क्यों इतनी अव्यवस्थित हो गई, इसके लिए तो सरकार कटघरे में है, पूरी तरीके से कटघरे में है। और रही बात व्यवस्थाओं को लेकर के, तो आज भी चाहे बद्रीनाथ हो, क्योंकि बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी और बद्री केदार टेम्पल कमेटी, अब मुझे लगने लगा है कि बद्री केदार टेम्पल कमेटी जो यात्रा का दबाव है उसके सापेक्ष बहुत बौनी साबित होती जा रही है, उसके अधिकार क्षेत्र बहुत बौने साबित हो रहे हैं और वो व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने की दिशा में भी बहुत ज्यादा सक्षम नहीं दिखाई दे रही है। देखिए शैलेंद्र, ये चारधाम यात्रा जो कि विश्व पटल पर एक अलग स्थान रखती है, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ये उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी यात्रा है, इसमें ये मात्र गढ़वाल मंडल जो है, क्योंकि उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, उसमें भी गढ़वाल मंडल तक सीमित है और गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 7 जिले आते हैं और ये यात्रा सिर्फ 3 जिलों तक सीमित है, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल। और इन 3 जिलों में भी
ये मात्र 4 तहसीलों तक सीमित है। अब समस्या यहाँ है कि जो जिला प्रशासन है, जो उत्तराखंड का शासन तंत्र है, वो इन 4 तहसीलों में भी इतनी व्यवस्थाएं करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है कि अगर यात्री वहां पहुंच रहे हैं, अगर उसका दबाव होता है, क्योंकि आज तो सड़कों, चलिए हम मानते हैं कि सड़कें दुरुस्त थी इसलिए लोग वहां पहुंच गए, लेकिन ऐसा भी समय आता रहा है इतिहास में कि यात्री वहां पहुंच गए, बरसात हो गई, सड़कें बंद हो गई और एक बड़ा समूह वहां रुक गया, तो उनके रहने की व्यवस्था, उनके खान पान की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके आवास की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं सरकारें करती रही हैं, प्रशासन करता रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि इन तीनों जिलों के जो जिला अधिकारी हैं, ये कहीं ना कहीं इनकी कार्यशैली कटघरे में है, ये अक्षम साबित हो रहे हैं और सरकार को इस तरफ ध्यान देना, सरकार को ध्यान देना होगा। इन जिलों में जो जिलाधिकारी हैं, उनके अलावा अतिरिक्त अधिकारियों को भी वहां पर भेजना होगा। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सरकार ने जिन 2 मंत्रियों को बद्रीनाथ और केदारनाथ को लेकर के जो जिम्मेदारी दी है, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता से कि ये 2 मंत्री कितने धामों में यात्रा करने, यात्रियों के पास समय कम है, आपका इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं। लास्ट रिएक्शन लेना चाहते हैं सत्यवीर जी का। सत्यवीर जी जवाब दे दीजिए, कुलदीप जी का एक सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। एक सत्यवीर जी कह रहे थे कि हमने जो पंजीकरण बंद कर दिया, इससे क्या हुआ? देखो, एक मैसेज जाता है। ठीक है, कमलकांत जी सवाल, वक्त कम है। सत्यवीर जी, कुलदीप जी के सवाल का जवाब दीजिए। ये भूल रहे हैं कुलदीप जी, वैष्णो देवी में 1 लाख से ज्यादा रोज दर्शन करते हैं। आरोप नहीं लगाए उन्होंने, वो किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं, उन्होंने जेन्युइन जो रीजंस हैं उनकी बात कही है। सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे माध्यम से सरकार तक ये बातें पहुंचाएंगे ताकि लोगों को अव्यवस्थाओं का सामना न करना पड़े। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे, चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन को रोक दिया गया है। तमाम सारे यात्री ऋषिकेश, हरिद्वार में बैठे हुए हैं। अब उनको इंतजार है कि कब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो, कब हम दर्शन करें या फिर हम घर को लौट जाएं। इस ओर सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना होगा। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।